नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस के 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आप क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा को देने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंग जंतु है। तो आपका ऑप्शन है हाथी, गाय, कुत्ता, केचुआ। तो आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन एक उभयलिंग जंतु है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा केचुआ, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यकृत से, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। आपका ऑप्शन है CFC, DDT, ATP, ये इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बताना है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा DDT, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता आपका होता है पेड़ पौधा। पेड़ पौधा को उत्पादक कहते हैं, और उत्पादक के बाद आपका आता है शाकाहारी, और शाकाहारी के बाद आपका आता है मांसाहारी। अगर ऑप्शन में उत्पादक नहीं है तो हम किसको टिक करेंगे, शाकाहारी को। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल का उदाहरण है। तो आप सभी को बताना है कि भूमिगत जल का उदाहरण कौन है। आपका ऑप्शन है कुआं, नदी, समुद्र, तालाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कुआं, यानी कि कुआं आपके एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि प्राकृतिक चुनाव के द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डार्विनवाद, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है डार्विनवाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं। आप सभी को बताना है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं। उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए हरे पेड़ पौधों को उत्पादक कहते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। आपका ऑप्शन है अंडाशय में, अग्नाशय में, अमाशय में, या वृक्क में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अग्नाशय में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं अग्नाशय में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है। तो आप सभी को बताना है कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर देंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आयोडीन का होना आवश्यक है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है आयोडीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो आप सभी को बताना है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1200 से 1400 ग्राम, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आप सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग होता है। अवतल लेंस का उपयोग होता है, और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो अब आप सभी बताएंगे कि उत्तल एवं अवतल लेंस में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है। VVI क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछता है कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उत्तल दर्पण।
उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में हमेशा प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो आप सभी को बताना है कि अवतल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। आपका ऑप्शन है आभासी, सीधा, छोटा और इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का प्रतीक है। VBI क्वेश्चन है। आकाश का रंग नीला होना प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपसे पूछ देगा कि तारों का टिमटिमाना किस घटना को प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश के अपवर्तन को प्रदर्शित करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। आपसे न्यूनतम दूरी पूछा है, तो न्यूनतम दूरी आप सभी को मालूम है कि 25 सेंटीमीटर ही होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपसे पूछ देता कि अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो अधिकतम दूरी के बारे में पूछता तो अधिकतम दूरी आपकी अनंत हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा रहता है। तो आप सभी को बताना है कि एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा रहता है। आपका ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 5। एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो आप सभी बताएंगे कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है। आपका ऑप्शन है पुतली द्वारा, परितारिका द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षाधि पेशियों के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पक्षाधि पेशियों के द्वारा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस। कैमरा में हमेशा उत्तल लेंस का ही उपयोग होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि यदि एक प्रिज्म से एकवर्णिक किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। नहीं के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि जब एक प्रिज्म से एकवर्णिक किरण गुजरेगा तो क्या नहीं होगा। तो आपका वर्ण विक्षेपण की क्रिया नहीं होगी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से टकराता है तो वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। आपका ऑप्शन है उच्च दाब की हवा, स्थिर हवा, गतिमान हवा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बताना है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम कौन करता है। तो गतिमान हवा करता है। ऑप्शन पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। तो आप सभी को बताना है कि कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति कैसी होती है। तो ऋणात्मक होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि इन 4 ऑप्शन में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है और यह एक प्रकार का अधातु भी है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हुए प्रकाश की किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। आपको बताना है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अपने अभिलंब से क्या होती है, दूर हो जाती है या फिर निकट आ जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि वह अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो आप सभी को बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन है। ऑप्शन है आपका जनित्र, मोटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की शक्ति को जनित्र कहते हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का
पारंपरिक स्रोत क्या है? प्रश्न का सही जवाब होगा कोयला। कोयला एक पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है वह कितने वोल्ट की होती है? आपका ऑप्शन है 220 वोल्ट दिष्ट धारा, 12 वोल्ट दिष्ट धारा, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग एसी कहते हैं। तो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा हमारे घरों में आपूर्ति होती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि जस्ता की परमाणु संख्या कितनी होती है? जस्ता का संकेत क्या होता है? Zn होता है जस्ता का संकेत, जिसकी परमाणु संख्या होती है 30। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो आप सभी को बताना है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? आपका ऑप्शन है विलय होता है, अविलय होता है, आयनित होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आयनित होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला सवाल है कि लिथियम के बहतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं? तो आप सभी को बताना है कि लिथियम के बहतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हीलियम, जिसका संकेत होता है He। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि इन 4 ऑप्शन में से कौन विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फ्लोरीन, जिसका संकेत होता है F। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो आपका ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। तो आप सभी बताएंगे कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? बीबीआई क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। देखिए, एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र पूछा जाएगा तो इसका सूत्र होता है CH3COOH। और एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? एसिटिक अम्ल आपके सिरका में पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम एथेनोइक अम्ल है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एथेनोइक अम्ल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो आप सभी को बताना है कि मनुष्य के शरीर का पीएच मान कितना होता है। तो 7 से 7.8 होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कार्बनिक अम्ल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि कॉपर पाइराइट का रासायनिक संगठन है। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कॉपर पाइराइट का रासायनिक संगठन क्या है। तो कॉपर पाइराइट का रासायनिक संगठन होता है CuFeS2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है CuFeS2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सोना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है सोना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि कौन धातु अभी सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जस्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए
Zn सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला सवाल है कि किसी अधातु के बहत्तम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि किसी अधातु के बहत्तम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 4, 5, 6, 7। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि पीतल किसका मिश्र धातु है। VBI क्वेश्चन है कि पीतल किसका मिश्र धातु है। तो पीतल आपके जस्ता एवं तांबा का मिश्र धातु है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, कॉपर एवं जस्ता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है। तो आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है। आप सभी को बताना है कि अगर एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है तो आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या होगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 16 ही होगी, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कॉपर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि एक मिश्र धातु में 90% तांबा तथा 10% टिन है। तो इस मिश्र धातु का नाम क्या है। तो आप सभी को बताना है कि एक मिश्र धातु है जिसमें 90% तांबा है और 10% जस्ता है। तो उस मिश्र धातु का नाम क्या है। तो इस मिश्र धातु का नाम हो जाएगा आपका कांसा या फिर ब्रॉन। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म करने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चांदी। चांदी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, जिसका रासायनिक संकेत होता है Ag। तो दोस्तों आज की वीडियो से बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।